हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। आज के अंक में हम हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रफल विस्तार, विशेषताएं और प्रमुख पुरास्थल पर चर्चा करेंगे। इस तरह आज का हमारा यह अंक 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होगा: हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं और प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल और वहां से पाए गए महत्वपूर्ण पुरावस्तुओं की सूची। तो आइए शुरू करते हैं। पहला बिंदु हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और विस्तार के बारे में। जब 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ तो उस समय हमें इस सभ्यता के 40 बस्तियों के बारे में जानकारी थी, जबकि वर्तमान समय में लगभग 1400 बस्तियों की खोज हो चुकी है और इनमें से 925 बस्तियां भारत में और 475 बस्तियां पाकिस्तान में हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र है वह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और संपूर्ण क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह प्रश्न परीक्षा में एक अंक में पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस तरह इस हड़प्पा सभ्यता का कुल भौगोलिक क्षेत्र समकालीन मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मिस्र तथा मेसोपोटामिया के कुल सम्मिलित क्षेत्र से 12 गुना बड़ा है। इस तरह हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता तत्कालीन अपने समकालीन सभ्यताओं से कितनी विस्तृत थी। अकेले मिस्र की सभ्यता की बात की जाए तो मिस्र की सभ्यता की 20 गुनी और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों के सभ्यताओं के क्षेत्रफलों को यदि जोड़ दिया जाए तो उन दोनों सभ्यताओं के कुल क्षेत्रफल से 12 गुना बड़ी थी। इसके अलावा यदि हम इस सभ्यता के क्षेत्र की बात करें कि यह सभ्यता का क्षेत्र किस प्रकार का था, तो इस सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल, यहाँ पे गलती से पूर्वी लिखा गया है, यह पूर्वी ना होकर के उत्तरी पुरास्थल है। उत्तरी पुरास्थल जम्मू कश्मीर का मांडा है, जो जम्मू में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल महाराष्ट्र स्थित दैमाबाद है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित आलमगीरपुर है और इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल सुतका-गेंडोर है, जो दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान के मकरान तट पर स्थित है। इस तरह यदि मानचित्र के आधार पर हम दिखाने का प्रयत्न करें तो मानचित्र के आधार पर सबसे उत्तरी पुरास्थल वह जम्मू कश्मीर का मांडा, सबसे दक्षिणी पुरास्थल वह महाराष्ट्र का दैमाबाद, सबसे पूर्वी पुरास्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित आलमगीरपुर और सबसे पश्चिमी पुरास्थल वह दास्क नदी के तट पर स्थित सुतका-गेंडोर। इस तरह इस सभ्यता का सीमांकन है, जिसके सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका-गेंडोर है, जो दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट के पास स्थित है। इस तरह यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसका संपूर्ण क्षेत्रफल
12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में कुल पुरास्थलों की संख्या लगभग 1500 और क्षेत्रफल लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। अब हम आज के दूसरे बिंदु हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता वह यह है कि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता होने के साथ साथ इसका निर्माण, इसका बसावट एक निश्चित योजना के अनुसार थी। नगर नियोजन जो किया गया था वह एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। जैसे आजकल हम किसी भी जगह पर भवन का निर्माण करते हैं तो भवन का निर्माण करने से पहले हम उसकी मानचित्र को बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन एक निश्चित योजना के अनुसार था। दूसरा, इस सभ्यता की विशेषताएं हैं कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। सड़कें सीधी होती थीं और एक सड़क दूसरे सड़क को जब काटती थी तो उन दोनों के बीच का जो कोण होता था वह 90 अंश का होता था, समकोण होता था। इसके अलावा इस सभ्यता की तीसरी विशेषता कि प्रत्येक नगर दो भागों में विभाजित था। पहला पश्चिमी टीला जिस पर किला या दुर्ग स्थित होता था और दूसरा पूर्वी टीला जिस पर नगर या आवास स्थित होते थे। सामान्यतः जो पश्चिमी टीला होता था वह एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला ऐसा नहीं होता था, अर्थात पूर्वी टीला किसी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ नहीं होता था। इस व्यवस्था के, इस योजना के अपवाद मिलते हैं और इस अपवाद में कालीबंगा का जो नगर क्षेत्र है वह नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ मिला हुआ है। इसके अलावा लोथल और सुरकोतड़ा में दो अलग अलग टीले नहीं मिले हैं। संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे और इस क्रम में चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है कि सारे नगर दुर्गीकृत होते थे, लेकिन चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं है। और धौलावीरा का जो नगर था वह 3 इकाइयों में बटा हुआ था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। इस सभ्यता की चौथी विशेषता कि हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। पांचवा विशेषता कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता थी क्योंकि यहाँ के लोग कांसा मिश्र धातु से परिचित थे, वह जानते थे कि कांसा कैसे बनता है। इसके पहले अंक में भी हमने बताया कि कांसा कैसे बनाया जाता है। इसमें तांबा और टीन के मिश्रण से यह बनता है, जिसमें तांबे की मात्रा 75 से 90% और टीन की मात्रा 10 से 25% के बीच रहता है। इस सभ्यता के लोग इस कांसा धातु से परिचित थे, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। छठा विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की कि प्रत्येक आवासीय भवनों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। नगरों की विशेषता में यह बताया जाता है कि नगर वह होते हैं जहां भवनों का निर्माण पकी हुई ईंटों से होता है, वह चारों तरफ से दुर्गीकृत होते हैं। उसी की एक विशेषता में कि जो आवासीय भवन होते थे वह आवासीय भवनों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीज के निर्माण में किया गया था। सातवां विशेषता इस सभ्यता की कि प्रत्येक भवन के बीच में एक आंगन होता था और इसका वैज्ञानिक कारण है कि भवनों के बीच में आंगन क्यों होता था। जैसे कोई भी भवन में कमरों की संरचना अगर किनारे से बनाया जाए और एक तरफ बीच का हिस्सा खुला छोड़ दिया जाए आंगन के रूप में, तो उससे प्राकृतिक सूर्य का प्रकाश और घरों में रोशनी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। और इस वैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने किया है कि प्रत्येक भवन के बीच में आंगन होता था। आठवां विशेषता कि अधिकांश घरों में
कुआं होता था। 9वां विशेषता, घरों में सीढ़ियाँ मिली हुई हैं और इन सीढ़ियों के मिलने से इस बात का पता चलता है कि मकान जो होते थे वह 2 मंजिले होते थे। 10वां विशेषता कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों में खुलते थे। यह भी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता है। यह जो इस बात को बताती है कि लोग कितने वैज्ञानिक ढंग से अपने भवनों का निर्माण करते थे। यदि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलें तो इससे यह फ़ायदा होता था कि सड़क की धूल और गंदगी वह घरों में नहीं आती थी और धूल और गंदगी न आने से यहाँ निवास करने वाले लोग स्वस्थ रहते थे। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर ऐसी व्यवस्था की जाती थी कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर न खोलकर गलियों की ओर खोला जाता था। हालांकि इस व्यवस्था का अपवाद लोथल से मिलता है। लोथल में इस व्यवस्था का उल्टा होता था, मतलब कि मुख्य सड़क की ओर ही खिड़कियां और दरवाजे खुलते थे। 11वां विशेषता कि इस सभ्यता में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1 का होता था। मतलब अगर लंबाई 4 है तो चौड़ाई 2 और मोटाई 1 के अनुपात में रखा जाता था। इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो तत्कालीन सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलती है और वह थी 12वीं विशेषता कि घरों का पानी, जो जिस जल का उपयोग कर लिया गया होता था, उन घरों के पानी को निकालने के लिए सड़कों के किनारे नालियां बनी हुई होती थी और इन नालियों की विशेषता यह होती थी कि सबसे पहले जो नालियां निकलती थी वह घरों से गलियों में निकलती थी और गलियों की नालियां मुख्य सड़कों में स्थित मुख्य नाली से मिलते थे और इनकी विशेषता यह थी कि इन नालियों में जगह जगह पर मेन होल बनाए जाते थे और मेन होल बनाए जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता था कि सफाई करते समय संपूर्ण नाली की सफाई करने की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि इन बड़े बड़े पत्थरों को जिनसे यह मेन होल ढके हुए होते थे उनको उठा करके साफ़ कर लिया जाता था और इस तरह संपूर्ण नाली की सफाई हो जाती थी। अब हम लोग आज के अंक के तीसरे बिंदु हड़प्पा कालीन प्रमुख पुरास्थलों और वहाँ से पाए गए पुरावशेषों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला पुरास्थल हड़प्पा। इस सभ्यता की खोज इसके पहले भी हम जान चुके कि इसी पुरास्थल के खोज से संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। 1921 ईस्वी में खोजकर्ता थे दयाराम साहनी और यह पुरास्थल पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिला जो आधुनिक साहिवाल में है वह रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है जिसका क्षेत्रफल लगभग 150 हेक्टेयर है। इस पुरास्थल से जो महत्वपूर्ण पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हैं वह है धान्य कोठार, अनाज कूटने के 18 वृत्ताकार चबूतरे, श्रमिक आवास के साक्ष्य, अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, मछुआरों पर बर्तनों पर मछुआरे का चित्र अंकित मिलता है। दूसरा पुरास्थल मोहनजोदड़ो और इस मोहनजोदड़ो पुरास्थल की खोज हड़प्पा पुरास्थल के खोज के 1 वर्ष बाद 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया और इस पुरास्थल की प्रमुख विशेषता की यहाँ से योगी का सिर मिला है जो मंगोलायड प्रकार का है और यह पुरास्थल सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इस मोहनजोदड़ो का अर्थ है प्रेतों का टीला, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग। 1 नंबर के प्रश्न में मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछा गया है। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। यहाँ से पाए गए जो प्रमुख पुरावस्तुएं हैं वह मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मुद्रा मिली है, कांसे की नर्तकी जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार की है उसका साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो से 21 मानव कंकाल मिले हैं। इसके अलावा इसी मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े का साक्ष्य और मोहनजोदड़ो से अन्नागार और स्नानागार का भी साक्ष्य मिला है। इस मोहनजोदड़ो के दुर्ग के दक्षिण में सभागार और वृहद स्नानागार का साक्ष्य मिला है जो 11.8 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है।
इस क्रम का तीसरा पुरास्थल चन्हुदड़ो और यह पुरास्थल सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1931 ईस्वी में एनजी मजुमदार ने की थी। इस पुरास्थल से पाए गए प्रमुख जो वस्तुएं हैं वह चन्हुदड़ो से मनके बनाने का कारखाना, वक्राकार ईंटें, लिपस्टिक, काजल और कंघा के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है और घड़ियाल और मछलियों के अंकन वाली मुद्रा मिली है। इसके अलावा चन्हुदड़ो की विशेषता यह है कि चन्हुदड़ो में दुर्गीकरण का अभाव था। और अब हम चौथे पुरास्थल के बारे में चर्चा करेंगे जो लोथल है, और इस लोथल पुरास्थल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने किया और यह पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ दुर्ग और निचले शहर के बीच विभाजन नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता कि यहाँ से गोदीवाड़ा बंदरगाह डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जो 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा है। इसके अलावा इस लोथल पुरास्थल से 3 युग्मित समाधान मिले हुए हैं, जिनसे सती प्रथा का अनुमान व्यक्त किया जाता है और 20 समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लोथल पुरास्थल से चावल का साक्ष्य, फारस की मुद्रा और चालाक लोमड़ी की कथा का अंकन किया गया है। इसके अलावा लोथल पुरास्थल से अग्निकुंड और हाथी दांत का पैमाना भी मिला है। पांचवा पुरास्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में यह पूछा गया है कि कालीबंगा का क्या अर्थ है, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यह पुरास्थल राजस्थान में गंगा नगर जिले में स्थित है और इसकी खोज 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया। यह पुरास्थल सरस्वती और दृश्यद्वती नदियों के बीच स्थित है। कालीबंगा के पश्चिम टीले के नीचे प्राक हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण मिला है। प्राक हड़प्पा संस्कृति का मतलब कि जो हड़प्पा की मैच्योर सभ्यता है, जो सबसे प्रमुख सभ्यता है, उससे पहले की संस्कृति का प्रमाण मिला है। और इसके अलावा यहाँ से लकड़ी के नाली का साक्ष्य, बेलनाकार मुहरें, भूकंप के प्राचीन प्रमाण, इसके अलावा अग्निवेदिकाएं, युग्मित समाधान और सबसे महत्वपूर्ण 2 फसलों को एक साथ उगाए जाने का साक्ष्य और जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा पुरास्थल है जहां से 2 फसलों को एक साथ उगाया जाता था। यह हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर कालीबंगा है। अब हम लोग छठे पुरास्थल बनावली के बारे में चर्चा करेंगे। बनावली पुरास्थल यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खोज 1974 ईस्वी में SR विस्ट ने की और यहाँ के कई मकानों से अग्निवेदिकाएं और अर्धवृत्ताकार ढांचे मिले हैं। इसके अलावा बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव है। बनावली से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण मिले हैं, अर्थात यह ऐसा पुरास्थल है जहाँ से हड़प्पा के तीनों संस्कृति, जो मैच्योर हड़प्पा है उससे पहले की संस्कृति, परिपक्व हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और हड़प्पोत्तर काल के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है और बनावली का जो नगर नियोजन था वह शतरंज के आकार का था। और यहाँ से पाए गए पुरावस्तुओं में सबसे प्रमुख है कि यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल का मॉडल मिला है। इसके अलावा बढ़िया किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। तो इस तरह इस अंक में हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार क्या था, हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल, दक्षिणी पुरास्थल, पूर्वी और पश्चिमी पुरास्थल कौन थे, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था, हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र थे वह किस आकार में थे और इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पुरास्थल और वहां से पाए गए प्रमुख पुरावस्तुएं कौन कौन सी थीं। और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के रूप में यह पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल, विस्तार और विशेषताओं का वर्णन करें, या हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 5 प्रमुख पुरास्थल
और वहाँ से पाए गए प्रमुख पुरावस्तुओं की वर्णन करें। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र किस प्रकार का था, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या था, इसके क्षेत्र विस्तार का वर्णन करें। इस अंक में हमने इन प्रश्नों का उत्तर देखा। साथ ही इस अंक से किस तरह के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हमने चर्चा किया।